हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के केसेज। ये नाउन के केसेज की वीडियो नंबर 2 है। जस्ट इसके पहले एक वीडियो बन चुकी है नाउन के केस के ऊपर, जिसमें मैंने दो कंसेप्ट का जिक्र किया था, कंसेप्ट नंबर 1 एंड 2। कंसेप्ट नंबर 1 और 2 के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी आज बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 3। तो अब यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट नंबर 3 है क्या। कंसेप्ट नंबर 3, अब ये कंसेप्ट नंबर 3 में होता क्या है, ये है क्या, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। ठीक है, आपको बताने होंगे कि उन एग्जांपल्स में से कौन कौन से एग्जांपल सही है और कौन कौन से गलत है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आपके सामने, डॉक्टर्स कार has been washed। क्या अब बताएंगे आप कि ये लिखा हुआ सेंटेंस सही है या गलत। तो आप बताइए कि यहां पे डॉक्टर क्या है, सिंगुलर, और कह रहा डॉक्टर की कार, मतलब डॉक्टर यहां पे कितना है, एक, और एक डॉक्टर की कितनी कार, एक कार है। तो क्या एक डॉक्टर की एक कार हो सकती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है। एक डॉक्टर है, वो एक ही कार खरीदा हो, उसके पास एक कार हो, तो बिल्कुल हो सकती है कि डॉक्टर्स कार। अब ये एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर की कार है, और ये तो सिंगुलर वर्ब लगा, यानी कि ये करेक्ट है बिल्कुल। फिर मैं अगर पूछूं आपसे कि डॉक्टर्स कार हैज बीन वॉश्ड। अब आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। तो यहां पे डॉक्टर्स कितने हैं, आपने बोला सर ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल है, एस भी लगा है डॉक्टर्स। तो डॉक्टर एक से ज्यादा जब डॉक्टर हैं, तो क्या एक से ज्यादा डॉक्टरों की एक कार हो सकती है? आपने कहा कि सर नहीं, एक डॉक्टर की एक ही कार होती है। मैं कहा कि अरे ऐसा भी हो सकता है कि कई डॉक्टर लोग मिल करके एक कार खरीदे हों। नहीं हो सकता है भाई, कई डॉक्टरों की एक कार नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो जब कई डॉक्टर ने मिल करके एक कार खरीदा, तो एक कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, मतलब ये सिंगुलर है, तो यानी कि कई डॉक्टरों की एक कार हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए ये भी सही है, सही है। आइए आगे देखते हैं। अब मैं बात करूं ऐसे, डॉक्टर्स कार्स या डॉक्टर्स कार हैज बीन वॉश्ड। अब आप ये बताने की कोशिश करेंगे क्या ये लिखा हुआ सेंटेंस 3rd नंबर पे जो है ये सही है। तब बताएंगे ये लिखा डॉक्टर्स कार, तब बताइए डॉक्टर्स खुद ही प्लूरल है, लास्ट में एस भी दिख रहा है, और इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस किए हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये एपोस्ट्रोफी एस और एक पहले से एस है, ये दोनों मिलकर के हिसिंग साउंड बना ले रहे हैं, जिसे बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये सेंटेंस ऐसा लिखना गलत होगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, एस को हटा करके आप ऐसा बनाइए, या लास्ट में लगे एस को, एपोस्ट्रोफी के बाद एस को हटाकर ऐसा बनाइए सेकंड की तरह, तो सही हो जाएगा। यानी कि इसको आप फर्स्ट की तरह बनाइए या इसको आप सेकंड की तरह बनाइए, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, वरना क्या है, गलत है। ठीक है, अब मुझे अब बताने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स कार्स। अब मैंने यहां पे कार न लिख करके कार्स लिखा, तो आपको पता होगा कि यहां हैज नहीं, क्या होगा, हैव होगा, फिर बीन वॉश्ड। अब बताएंगे एक डॉक्टर है या ज्यादा। आपने बोला सर एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब एक डॉक्टर की पोजीशन है।
ये पोजीशन कितने डॉक्टरों की हुई? एक। अब कहेंगे सर ये ज्यादा कार्स है, तो क्या एक डॉक्टर की एक से अधिक कार हो सकती है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो सकती है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक से अधिक कार रखा हो सकता है। तो डॉक्टर्स कार्स, तो क्या सही है यहां तक। अब एक से ज्यादा कारों की बात हो रही है, एक डॉक्टर की एक से ज्यादा कार है, तब बताएंगे यहां पे हैज या हैव में से क्या यूज होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज तो नहीं हो सकता। तो डॉक्टर्स कार्स हैव बीन वॉश्ड, अब ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या समझे कि जो ये नाउन होगा, ये इसके बाद जो नाउन आएगा, जो पोजीशन बनेगा इसका, वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। लेकिन इधर वाला भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिंगुलर एक डॉक्टर की एक से ज्यादा कार है, यहाँ ज्यादा डॉक्टरों की मिलकर एक कार है, यहाँ ज्यादा डॉक्टरों की मिलकर के एक कार है, और यहाँ पे तो ये गलत है, और यहाँ पे क्या है? एक डॉक्टर की एक कार है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, डॉक्टर्स कार्स हैव बीन वॉश्ड। अब बताएंगे यहां कितने डॉक्टर? कहेंगे सर प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा डॉक्टर। अब एक से ज्यादा डॉक्टरों की क्या एक से ज्यादा कार हो सकती है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो सकती है, सब डॉक्टर मिलकर के एक एक कार खरीदे हो और डॉक्टरों की संख्या ज्यादा हो गई हो, प्लूरल, और कारों की भी संख्या प्लूरल। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब एक से ज्यादा डॉक्टरों की संख्या हो सकती है, मतलब ज्यादा प्लूरल था, एक से ज्यादा डॉक्टरों की एक से ज्यादा कार हो सकती है। हर डॉक्टर एक एक खरीदे हों तो इधर 10 डॉक्टर तो उधर 10 कारें उनकी, तो ज्यादा डॉक्टरों की ज्यादा कारें हो सकती है। बिल्कुल सही है, यानी कि भी सही है, ठीक है। अब मुझे आप बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैंने लिखा टीचर्स डे, क्या लिखा? ऐसे मैंने लिखा टीचर्स डे, ऐसे लिखते हैं हम लोग। टीचर्स डे होता है ना, टीचर्स डे 5 सितंबर को। तो वैसे बताइए टीचर्स डे, क्या ये एक टीचर का डे होता है या पूरे टीचर की बात होती है? अब खुद बताइए। आप बोलेंगे सर पूरे टीचर की बात होती है, सभी टीचरों का डे होता है, ना कि एक टीचर का होता है, सभी। तो टीचर्स डे सही है या गलत? सही है। लेकिन आपने ऐसा अगर लिख दिया टीचर्स डे, क्या ये एक टीचर का डे होता है? एक टीचर का डे हो सकता है वो क्या? टीचर्स डे जो आप मनाते हैं, क्या एक टीचर का डे मनाते हैं या पूरे टीचर्स का मनाते हैं? आप बोलेंगे सर पूरे टीचर्स का होता है। तो इस हिसाब से तो ऊपर वाला सही है ये, लेकिन नीचे वाला क्या हुआ? किसी एक टीचर की बात कर रहा है, जो कि क्या है? गलत है। और आपको कई बार ऐसा गिफ्ट वगैरह पे देखने को मिल सकता है जो कि क्या है? ग्रामर से गलत है। सही कौन है? ये है। समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। फिर ऐसे मैं लिखूंगा बॉयज हॉस्टल। अब बताएंगे एक लड़के का हॉस्टल हो सकता है, जो हॉस्टल होता है उसमें एक ही लड़का हो, ऐसा हो सकता है क्या? कहेंगे नहीं सर हॉस्टल में एक नहीं, एक से ज्यादा होंगे। तो क्या लिखेंगे? बॉयज हॉस्टल, ऐसा लिखेंगे। फिर मैं बोलूंगा गर्ल्स कॉमन रूम, ऐसा, या गर्ल्स स्कूल लिख दे रहा हूं, ठीक है? गर्ल्स स्कूल। अब बताइए, या गर्ल्स स्कूल। आप खुद बताने की कोशिश कीजिए इन दोनों में कौन सी है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स स्कूल। अब बताइए एक से ज्यादा लड़कियों का ये स्कूल होगा, मतलब उसमें एक से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही होंगी, या एक लड़की पढ़ रही होगी? एक लड़की का स्कूल होगा। आप कहेंगे नहीं सर स्कूल है ज्यादा लड़कियां आते होंगे, तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला रॉन्ग होगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? तो इसी के आधार पे मैं क्या करने जा रहा हूं, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं जिसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है? आइए लिखते हैं इसको यहां से मिटाने के बाद।
इसको यहां से मिटाते हैं और आपके सामने यहां एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मैं यहां ऊपर ही मिटा करके यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आइए लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, माय ब्रदर टीचेज in a girls school या in a girls स्कूल। अब बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सही माना जाएगा। अब बताइए, या ऐसा लिख लीजिए नीचे पूरा, माय ब्रदर टीचेज इन गर्ल्स स्कूल। अब बताइए फर्स्ट वाला सही सेंटेंस है या सेकंड वाला, कि मेरा भाई टीचर्स मिस पढ़ाता है किसमें, इन अ गर्ल्स स्कूल, मतलब एक लड़की का स्कूल है उसमें, या सभी लड़कियों का स्कूल है मिलकर के, मतलब ज्यादा लड़कियों का उसमें। तो आप बोलेंगे सर स्कूल है तो उसमें एक लड़की तो होगी नहीं, गर्ल्स होंगी, इस हिसाब से नीचे वाला सही ऊपर वाला गलत। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो कंफ्यूजन से बच सकते हैं। तो आई होप कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 3 और अब हम बात करेंगे कौन से, कंसेप्ट नंबर 4 की। कौन से कंसेप्ट की, 4 की, ठीक है। आइए देखते हैं हम कंसेप्ट नंबर 4 में क्या पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 में हमें पढ़ना है पर्सनिफिकेशन के बारे में। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। अब आप बात करेंगे पर्सनिफिकेशन होते क्या है। तो पर्सनिफिकेशन का मतलब ये होता है मानवीकरण। आपको हिंदी में चाहिए वो भी लिख दे रहा हूं, मानवीकरण, मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमारे पोएट लोग होते हैं ना, पोएट वो पोएम्स में यूज करते हैं ऐसी चीजों का, मतलब वो नॉन लिविंग को लिविंग बना देते हैं। जैसे वो नदियों से बात करते हैं, बारिश से बात करते हैं, चांद को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तारों को नाचते हुए देखते हैं, ऐसे ऐसे वो बोलते हैं हमारे पोएट लोग जो होते हैं पोएम में। तो वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। क्या आपने तारों को कभी नाचते हुए देखा है? नहीं, लेकिन हमारे पोएट लोग क्या करते हैं, वो देखे होते हैं और वो पोएम में लिखते भी हैं। क्या चांद को कभी मुस्कुराते हुए आपने देखा? नहीं, लेकिन वो लिख देते हैं कि हाँ मैंने मुस्कुराते हुए देखा। क्या कभी सूर्य को क्रोधित करते हुए गुस्से में देखा आपने? लेकिन पोएट लोग लिखते हैं। क्या आप कभी बारिश से बात किए हैं? नहीं, लेकिन हमारे पोएट लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैंने बारिश से बात किया और मैंने कुछ प्रश्न पूछा, बारिश ने उसका आंसर भी दिया। ऐसा सब कैसे पॉसिबल है? तो इनकी इमेजिनेशन होती है, एक तरह की कल्पनाएं होती हैं, ठीक है। उनके जो भाव होते हैं कुछ अलग होते हैं। तो पोएट लोग नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि मानवीकरण करना कहते हैं। यानी कि निर्जीव चीजों को सजीव मान लेते हैं, सजीव की तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे, और ये जो टॉपिक है ना, किस चीज का टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच का, फिगर ऑफ स्पीच, जिसका जिक्र कभी किया जाएगा आपके सामने, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इस टॉपिक में नाउन के केसेज में जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी की मैं बात करूंगा, ओके। तो पर्सनिफिकेशन क्या होते हैं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट होता है और इसमें नॉन लिविंग को एक लिविंग की तरह से देखा जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा द होल विलेज, जो पूरा गांव था, होल नहीं लिखा मैंने, क्या लिखेंगे, द होल विलेज यानी कि जो पूरा गांव था, इज स्लीपिंग, वो क्या कर रहा था,
सो रहा था। आप कहेंगे सर पूरा गांव सो रहा था? द होल विलेज इज स्लीपिंग, जो पूरा गांव है वो सो रहा था। अब बताएंगे पूरा गांव कैसे सो रहा था, बताइए, या वाज कर लेंगे। द होल विलेज वाज स्लीपिंग, पूरा गांव सो रहा था। अब कहेंगे पूरा जो गांव है वो कैसे सो सकता है, बताइए। द होल विलेज वाज स्लीपिंग, पूरा गांव क्या कर रहा था, सो रहा था। अब आप बताइए पूरा गांव सो सकता है? गांव सोता है कभी नहीं। उस विलेज में रहने वाले पीपल की बात हो रही है, यानी कि वहां के लोग सो रहे होंगे, उनकी बात हो रही है ना, कि द होल विलेज वाज स्लीपिंग, पूरा गांव सो रहा था, यानी कि पूरे गांव में जो लोग थे वो सो रहे थे। तो यहां पे आपने क्या समझा, विलेज को आपने पीपल से रिलेट कर दिया, यानी कि इसको आपने पर्सनिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? पर्सनिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो पर्सनिफिकेशन आपको समझ में आया कि ये होता क्या है? बिल्कुल आया। आइए तो अब हम पर्सनिफिकेशन को यहां पे समझ तो लिए हैं, इसे अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पर्सनिफिकेशन का मतलब, अब जैसे ना मैं क्या करूंगा, पर्सनिफिकेशन में ना आप यहां पे लिखेंगे, जैसे आएगा इंडियाज प्रॉब्लम, इंडियाज प्रॉब्लम। अब बताइए कि जो ये प्रॉब्लम है, क्या ये इंडिया की प्रॉब्लम है? क्या इंडिया की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया कंट्री की? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती। इंडिया कंट्री, कंट्री की क्या प्रॉब्लम है? कंट्री में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो पूरे लोगों की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम बोलते हैं इंडिया की प्रॉब्लम है। ऐसा बोलते हैं ना कि वो इंडिया की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यहां से लोगों को आप गायब कर दें, मान लीजिए इंडिया में कोई लोग ही ना रहे, तब आप बोल सकते क्या कि ये तो इंडिया की प्रॉब्लम है? कहेंगे बिल्कुल नहीं बोल सकते। थोड़ा गौर कीजिए मेरे बातों पे, देखिए इंडियंस प्रॉब्लम, तो क्या ये इंडिया एक कंट्री है, उस कंट्री की प्रॉब्लम है? उस कंट्री में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, पीपल, किसकी? लोगों की। तो यानी कि उन लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं इंडियाज प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें सभी लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोलते हैं इंडियाज की ऐसी प्रॉब्लम है, तो इंडियाज प्रॉब्लम लिखते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस इंडिया को पर्सनिफिकेशन ही किए होते हैं, जो कि समझने में थोड़ी सी हमें कठिनाई होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे यहां पे एक रूल बन जाता है हमारे सामने कि कंट्री के नेम के साथ एपॉस्ट्रोफी एस यूज किया जा सकता है, जो कि सही है, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यानी कि जब इसका आप मानवीकरण कर दिए तो ये मानव की तरह ट्रीट हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे राम्स कार, राम की कार, आपने बहुत समझा। तो अब राम लिविंग थिंग्स है, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाए, और लिविंग के साथ ना ऑफ का भी यूज किया जा सकता है, जिसको आपको बताया जा चुका है। यानी कि इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, और बीच में ओ एफ, ऑफ का यूज करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कार, बीच में हो गया ऑफ, देखिए आया इधर, बीच में लगा ऑफ, ये जाएगा इधर। और जैसे ऐसे होगा तो इस ऑफ के पहले वाले के पहले हर हालत में द का यूज करेंगे, आर्टिकल्स द। तो द कार ऑफ राम, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे इंडिया को एक क्या कर लिया गया है, लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट कर लिया गया, यानी कि वहां के रहने वाले लोगों की बात हो रही है। तो ऐसे ही क्या समझ में आया, जैसे इसका दो तरीके से बन सकता है, ऐसा भी पोजीशन दिखा सकते हैं और ऐसा भी, वैसे ही इसका ऐसे भी और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियाज प्रॉब्लम या द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कुछ टाइम, डिस्टेंस और वेट के साथ भी हम ना एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इसको मैं मिटा के बताता हूं, कंसेप्ट नंबर जिसे हम 5 कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसेप्ट नंबर 5। तो कंसेप्ट नंबर 5 में टाइम, डिस्टेंस और वेट के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? टाइम, डिस्टेंस एंड वेट के बारे में बताएंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड वेट। तो यहां पे बात करेंगे टाइम। टाइम बताने वाले जो भी वर्ड होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे आएगा 1 डे
अब यहाँ पे apostrophe s लगा के लिखेंगे लीव। लीव मीन्स छुट्टी। 1 days लीव मतलब एक दिन की छुट्टी। आपका ये सही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 डे या ऐसे 2 days लिख देंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा 2, तब यहाँ पे डे नहीं बल्कि क्या 2 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डेज। अब ये हो गया प्लूरल, आया लास्ट में एस, तो ये बना हिसिंग साउंड। अब हिसिंग साउंड बना तो केवल एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और लिखेंगे लीव। तो क्या लिखेंगे 2 days लीव मतलब 2 दिन की छुट्टी। ऐसे 3 days लीव, ठीक है। तो जब भी टाइम की बात करूं तो टाइम के केसेज में आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज, मतलब टाइम के केस में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अगर वो प्लूरल आया तो केवल एपोस्ट्रोफी से काम चला लेंगे, ठीक है। अब इसी के आगे कंसेप्ट नंबर 5 की बात करता हूं। कौन से कंसेप्ट की बात, 6 की। तो यहां पे बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 6 की। जो कंसेप्ट नंबर 6 है ना, टाइम के बाद डिस्टेंस की बात कर लेंगे, या मैं बात अभी वेट की कर ले रहा हूं। चलिए डिस्टेंस की ही बात करते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। जैसे मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर की स्पेलिंग क्या होती है, KILOMETRE। ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1 किलोमीटर्स डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर की दूरी। तो डिस्टेंस के केस में भी आप क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। समझ रहे हैं। और फिर मैं बात कर लूं कंसेप्ट नंबर 6 के बाद 7 की। कंसेप्ट नंबर 7 की, जिसमें आप लिखेंगे वेट। वेट को मेजर करने वाले जो होते हैं उनके पहले भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। यहां लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस, इसमें भी लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस, यहां पे भी लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस। इन सब का यूज करते हैं। जैसे वेट में आ जाएगा 1 किलोग्राम्स वेट। 1 किलोग्राम्स वेट यानी कि 1 किलोग्राम का वजन। अब बताइए 1 है तो किलोग्राम सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस लगा, वेट सही है। क्यों, क्योंकि यहां वेट की बात हो रही है। तो जब भी टाइम की बात हो, डिस्टेंस की बात हो और वेट की बात हो, भले ये नॉन लिविंग है पर इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ऑफ का यूज गलत हो जाएगा। तो आपने समझा कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 5, 6, 7 यानी कि 7 तक सीख गए। और इसको अब मैं यहां से इरेज करता हूं और ये इरेज करने के बाद अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। आइए तो अब बात करेंगे कौन से कंसेप्ट की। कंसेप्ट नंबर 7 के बाद हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 8 की। किसकी, 8 की। अब कंसेप्ट नंबर 8 में हम क्या बात करेंगे, कंसेप्ट नंबर 8 में कहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, हेवनली बॉडीज के साथ। हेवनली बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड के साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं लिखूंगा सन्स रेज, सन्स रेज, समझ रहे हैं, सूर्य की किरणें। तो आप इन्हें क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे लिख सकते हैं ये सब आकाशीय पिंड है, अर्थ सरफेस, ठीक है। ये क्या है, आकाशीय पिंड है। तो आकाशीय पिंड की अगर मैं बात करूं तो आकाशीय पिंड जो आएंगे ना, तो उन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और ये सही हो जाते हैं, ठीक है। इनको आप याद कर लें। जब भी हेवनली बॉडी जाएंगे तो उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाता है। अब अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे जिसकी हम बात करेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनमें कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो अगले फ्रेज को मैं यहां लिखूंगा ना, कंसेप्ट नंबर 8 के बाद ये 9 हो जाएगा। तो इसको मैं यहां से भी ना इरेज करता हूं और कंसेप्ट नंबर 9 में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट नंबर 9 यहां आप लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे कुछ
फिक्स्ड इडियम्स एंड फ्रेजेज, फिक्स्ड इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज। इस कुछ फिक्स इडियम्स एंड फ्रेजेज में क्या करेंगे आप यूज कर लेंगे। जैसे ना कुछ फिक्स्ड इडियम्स एंड फ्रेजेज में क्या क्या आते हैं, जैसे एक होता है क्या, नेचर्स लॉ, लॉ लिखेंगे या लॉज लिखेंगे, तो नेचर्स लॉज। अब ना नेचर्स लॉज मतलब होता है क्या, प्रकृति के नियम। अब इनमें आपको छेड़छाड़ कर करके आप ना इन्हें चेंज नहीं कर सकते। जैसे नेचर्स लॉ हो गया, नेचर्स फ्यूरी हो गया, ठीक है, मतलब कुदरत का प्रकोप। तो इनमें आपको छेड़छाड़ करके इन्हें आप ना क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर मेरा मन कर रहा है कि इस नेचर को मैं नेचर से बना दूं क्या, ऐसा, और इस पे केवल एपोस्ट्रोफी लगा दें, तो फिर नेचर्स लॉ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब आप ऐसा लिखेंगे तभी सही होगा, नेचर्स लॉ करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा भी लिख रहे हैं नेचर्स और इस पे फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तो खुद ही प्लूरल बना रहे हैं, फिर एस लगा रहे हैं, हिसिंग साउंड बन रहा है, वैसे भी गलत लग रहा है। तो ऐसा भी गलत है, मतलब इसमें छेड़छाड़ करके आप इनको कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो मीनिंग होती है इडियम्स एंड फ्रेजेज की, इसकी क्या होती है मीनिंग, वो दो तरह से मीनिंग निकलती है। कितने तरह से? दो। एक होती है फिक्स्ड मीनिंग। कौन सी मीनिंग? फिक्स्ड मीनिंग, मतलब इनकी मीनिंग फिक्स्ड है कि ऐसा बनाया गया तो इसका यही मीनिंग है। और एक आप अलग से क्या करेंगे, इसकी मीनिंग बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्चुअल मीनिंग। क्या बोलते हैं? एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग का मतलब वास्तविक मीनिंग, यानी कि जो शब्दों को देखेंगे, शब्दों के पीछे आप जाकर के एक वर्ड की मीनिंग निकालेंगे, वो एक्चुअल मीनिंग। तो इसमें हमें एक्चुअल मीनिंग को लेकर नहीं चलना होता है, गलत होता है। यहां हम बात करेंगे फिक्स्ड मीनिंग की, उसकी मीनिंग फिक्स्ड है और वो कैसे बने हैं वो भी फिक्स्ड है। तो कुछ हैं जिसे हम यहाँ पे आपके सामने ना लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो लिखने से पहले मैं एक बार इसे क्या करूंगा, यहाँ से इरेज करता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा। तो मैं इसे मिटाता हूं। सारोज टीयर्स, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां पे कुछ मैंने लिखा है आपके सामने, क्या, कुछ फिक्स्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनमें फिक्स्ड होते हैं एपोस्ट्रोफी एस, और कैसे आता है इनमें कुछ आप चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको ना इन्हें बस लर्न करना ही पड़ेगा, और कोई इसका मेथड नहीं है, ठीक है। तो नेचर्स लॉज, इन्हें याद कर लेंगे। ड्यूटीज कॉल, नेचर्स फ्यूरी, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट डेथ्स डोर, ठीक है ना। नेचर्स ब्यूटी, सोल्स प्रेयर, सारोज टीयर्स, ऐसे आपको इन्हें क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो आप ना इन्हें आप नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट, और नोट करके इन्हें आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको मैं मिटा करके अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगला कंसेप्ट क्या है, कंपाउंड, यानी कि नाउन कंपाउंड की बात करेंगे, जिसमें कंपाउंड आ जाते हैं, उनका हम कैसे बनाते हैं, क्या पोजीशन दिखाते हैं, उस पर एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाते हैं। तो इसको मैं यहां से मिटाऊं। यहां पे अगले कंसेप्ट, ये 9 था ना, तो यहां पे हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। अब अगले 10 में हम क्या लिखेंगे, जैसे देखिए एक आएगा नाउन। क्या आएगा, नाउन। नाउन के बाद फिर आएगा बीच में एक प्रीपोजिशन, फिर इस प्रीपोजिशन के बाद यहां आएगा एक नाउन, और जब ये ऐसा आएगा तो ये सब मिल करके एक बनते हैं नाउन कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं, नाउन कंपाउंड। जब ये नाउन कंपाउंड की मैं बात करूं तो एपोस्ट्रोफी कैसे लगेंगे, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने पहले लिखता हूं। जैसे यहां पे मैंने एक लिखा ना, जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब मैं पूछूंगा ब्रदर इन लॉ, इस पे एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाएंगे, आप इस पे लगाएंगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। भाई एक नाउन होता है, नाउन पे जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसके बाद जो आता है उसको मानते हैं इसकी पोजीशन, और ये पोजीशन कैसे हो सकता है, ये तो मीनिंग हो जाएगी, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगी।
तो इसका जो ना कंपाउंड नाउन ऐसे होंगे, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे कुछ आएंगे। तो एक नाउन कंपाउंड पूरा मिलकर के बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड। और जो कंपाउंड बनना है तो कंपाउंड पे एस लगाते हैं, मतलब इसके लास्ट वाले पे लगेगा, ठीक है ना। इस कंपाउंड पे पूरा एक कंपाउंड बना है ये, तो ये किस पे लगेगा? इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, ये पूरे कंपाउंड को एक मानते हैं और उस पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये लिखेंगे ब्रदर इन लॉज हाउस, ऐसा। अब ये आपका सही होगा। ऐसे आप बताएंगे, जैसे मैं लिखा मदर इन लॉ। अब बताइए मदर इन लॉज हाउस, मदर इन लॉज हाउस। अब ये सही है यहां, या ऐसे लिखेंगे मदर इन लॉज हाउस। अब बताने की आप कोशिश करेंगे जरा क्या कि इन दोनों में कौन सही है, मदर्स इन लॉ हाउस या मदर इन लॉज हाउस। तो मदर इन लॉज हाउस ये वाला सही है, ठीक है, ये गलत। तो आई होप कि ये बात भी आप समझ लेंगे। ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सब नाउन कंपाउंड का पोजीशन कहाँ हमें दिखाना होता है, तो ये पूरा मिलकर एक कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ऐसा आप क्या करेंगे, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा आप समझ लेंगे, ठीक है। तो नाउन कंपाउंड हो गया हमारे कंसेप्ट नंबर कौन से 10 में। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और कौन से कंसेप्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट नंबर हम बात करेंगे 10 की। अब कंसेप्ट नंबर 10 में हम क्या सीखेंगे, कंसेप्ट नंबर 10 में हम लोग सीखेंगे ना कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं पता है आपको, बताइए। तो आइए कंसेप्ट नंबर 10 के बाद 11 में देखते हैं क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी डेफिनिट को ना बताए। अब इनमें होते क्या है ना, थोड़ा सा मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे यहां पे आएगा एक समवन, फिर आएगा एवरीवन, फिर आएगा नो वन, नो वन, फिर आएगा एनीवन, ठीक है। मतलब इनमें वन लगा होगा। क्या लगा होगा? वन। जैसे देखिए समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, ठीक है। और इस नो वन मतलब ये जो वन है ये सम वन, तो इस वन के जगह पे बडी लगा होगा। जैसे समबडी, एवरीबडी, नोबडी, फिर आएगा एनीबडी, एनीबडी, ठीक। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस बड़ी के जगह क्या लगा, थिंग। लेकिन थिंग की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो जिसमें बड़ी लगा हो या वन लगा हो, ठीक है। तो इन पे यानी कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आएंगे इन पे भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने आएगी एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल लिखूं, आइए लिखते हैं। आई डोंट नीड एनीबडी, आई डोंट नीड एनीबडीज एडवाइस। मतलब मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना आई डोंट नीड एनीबडीज एडवाइस। तो क्या समझे कि जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं उन इंडेफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है, हम क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, उसके बाद उसकी पोजीशन लिख देते हैं जैसे आपने लिखा। तो आई डोंट नीड एनीबडीज एडवाइस, आई डोंट नीड एनीबडीज एडवाइस, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में एल्स आ जाए, क्या जाए, एल्स, क्या जाए, एल्स, तब हम क्या करते हैं इस इंडेफिनिट प्रोनाउन पे एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी यूज न करके हम क्या करते हैं एल्स पे यूज करते हैं। किस पे, एल्स पे। तब यहां एल्स पे आप यूज करेंगे। अगर ये एल्स आ जाए तो एल्स नहीं होता, तो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन पे ही इन पे करते हैं, लेकिन एल्स आ गया। तो इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं।
जैसे आ जाएगा आई नीड योर एडवाइस बट I need your advice but I don't need anybody else's फिर लिखेंगे एडवाइस। अब देखिए एक बात, यहां एडवाइस लिखे, यहां एडवाइस लिखे, रिपीट हुआ। एक नाउन को हम रिपीट करते नहीं हैं, इसलिए जब यहां इसका जिक्र हुआ है तो यहां से इसको हम हटा देंगे और केवल क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो ऐसा जगह आई नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है, बट आई डोंट नीड एनीबॉडी एल्स, लेकिन मुझे किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है, किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं है। यहां तक आप समझ पाए क्या कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में एल्स जुड़ा हो तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज उस एल्स पे करना होता है, अगर वो एल्स ना हो तो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन पे करना होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप हमारी बात समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो अब इसे हम यहाँ से इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर कौन सा, 12 की तरह। तो यहाँ से मैं इसे इरेज करूँ, चलिए कर देते हैं, आइए। तो अब हम बात कर लेंगे क्या, इस कंसेप्ट नंबर 12 की। यहाँ पे ना अब डायरेक्ट यहाँ 12 लिख देंगे और 12 में भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में ही सीखेंगे। लेकिन वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ना जो यहाँ पे मैं लिखा था वन या बॉडी लगा था, मतलब जैसे एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, अब वहाँ थिंग लगाएंगे। क्या, थिंग। अब थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे तो उन पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, क्योंकि थिंग हो जाते हैं ना, जैसे नो वन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी करते हैं, किसी लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। लेकिन अब थिंग की बात हो गई तो थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप जाएंगे देखेंगे ना एग्जाम में ऐसा देखने को, पहले थिंग वाले होते क्या, लिख दे रहा हूं आपके सामने। जैसे आ गया समथिंग, क्या आ गया, समथिंग, आ गया नथिंग, फिर आ गया एवरीथिंग। अब देख रहे हैं थिंग वाले हैं, समथिंग, थिंग आया, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। जो थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन है उन पे आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज ऐसा आप कर दिए तो इसे गलत माना जाएगा। इनके बदले आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा और ऑफ के यूज में आपको पता है कि उसकी पोजीशन को पहले लिखते हैं और इनको बाद में लिखते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एवरी थिंग, रुकिए मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। आप इसे बोलेंगे क्या, एवरी थिंग्स ब्यूटी, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों कि एवरीथिंग मतलब थिंग वाला आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस गलत हो जाता है, ठीक है। एवरीथिंग्स ब्यूटी गलत, तो इसको ना उल्टा करके लिखेंगे, इसकी पोजीशन को पहले लिखेंगे और जब पोजीशन पहले आता है तो आपको पता है इसके पहले द का भी यूज करते हैं, तो पहले द का यूज कर लेते हैं। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये क्या हो जाएगा, सही। यानी कि यहां से आपको कंसेप्ट नंबर 12 में ये सीखने को मिला कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनमें थिंग लगा हो, उनका पोजीशन बनाने के लिए उन पे एपोस्ट्रोफी एस ना यूज करके ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में एवरीथिंग्स ब्यूटी इज रॉन्ग बट द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज करेक्ट, सेंटेंस है, मतलब करेक्ट है। तो यहां तक आपने सीखा। इसके आगे मैं आपको ना एक और कंसेप्ट की बात करना चाहूंगा, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं क्या, पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव का आप नाम सुने होंगे, जानते होंगे। आइए देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव है क्या, और इसे आप नाम देंगे कंसेप्ट नंबर 12। क्या नाम देंगे, 12 नहीं 13, क्या नाम देंगे, 13। तो यहां बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की।
पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है। अब पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या हैं, तो थोड़ा यहां लिख दूं आपके सामने। माई होता है जो आई से बनता है, आवर होता है वी से बनता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है और इट्स भी होता है, और THEIR देयर होता है। ये होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव, याद कर लेंगे। और इन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, तो ऐसे नहीं लिखेंगे क्या कि योर्स बुक, गलत होगा। क्या लिखेंगे, ऐसे योर बुक। क्यों? क्योंकि हमें पजेशन दिखाने के लिए 3 चीजों का यूज करना पड़ता है, आपको हम बता रहे हैं। यानी कि जब भी बात करेंगे हम पजेशन की, किसकी, पजेशन की, तो पजेशन में हम 3 चीजों का जिक्र करते हैं। एक नाउन की पजेशन बनती है, एक प्रोनाउन का पजेशन होता है, और एक एडजेक्टिव का पजेशन होता है। नाउन का पजेशन मतलब उस नाउन पे एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, या कहीं कहीं ऑफ का भी यूज कर लेते हैं, जैसा कि आपको बताया जाएगा आगे। प्रोनाउन का यूज जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, ऐसे होते हैं जो आपको पता होगा, आप पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर एडजेक्टिव की बात, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, यहां लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पजेसिविटी, इस 3 तरह से हम किसी की पजेशन को शो करते हैं। तो यहां पे आप याद रखेंगे, इनके साथ और इनके साथ पजेसिव मतलब ये एपस्ट्रॉफी एस नहीं यूज कर सकते। जैसे योर में क्या आप कर सकते हैं, नहीं, ये तो खुद ही डायरेक्ट लिखेंगे योर बुक, आपकी बुक, तो ये खुद ही पजेशन दिखा रहा है कि बुक किसकी, आपकी है, इस पे क्या दिखाना है, समझ रहे हैं, गलत होगा। तो योर्स बुक बोलना गलत है। अब आएगा ये YOURS, योर्स, ऐसा, ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो पजेसिव प्रोनाउन हुआ, इस पे भी नहीं दिखाएंगे, तो इस पे भी ऐसे लिख देंगे योर्स बुक, तो गलत है। तब फिर कहेंगे सर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे योर्स बुक, मैं कहूंगा क्या, ये भी गलत। आप कहेंगे सर ये क्यों गलत, गलत ये इसलिए कि यह है पजेसिव प्रोनाउन और इनके बाद नहीं आते हैं नाउन, ठीक है ना, मतलब ये है पजेसिव प्रोनाउन और इनके बाद नाउन आप नहीं लिखेंगे, तो क्या है पजेसिव प्रोनाउन, तो क्या इसके बाद नाउन लिख पाएंगे, गलत, ठीक है। तो मतलब पूरा सेंटेंस एक लिख के बता रहा हूं, जैसे बोलेंगे दिस बुक इज योर्स, क्या लिखेंगे योर्स, मतलब जैसे योर्स लिखते हैं इसके बाद इधर नाउन नहीं आते, वो नाउन इधर आ गया होता है, देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर बुक लिख सकते हैं, तब वहां पे योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव भी लिखेंगे तो एपस्ट्रॉफी एस नहीं, पजेसिव प्रोनाउन का भी कोई आया तो एपस्ट्रॉफी एस भी नहीं, एपस्ट्रॉफी भी नहीं, और इसके बाद नाउन भी नहीं पजेसिव प्रोनाउन के बाद। लेकिन नाउन की बात करूं, जैसे राम्स बुक, तो राम्स बुक आप ऐसा लिखते हैं, और इसको चाहे तो पजेशन आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, ऐसा दिखा सकते हैं। और ऐसा दिखा सकते हैं तो आपको पता होगा क्या, कि जब कोई सिंगुलर होता है तो उसके पहले द का यूज करते हैं, कि आप कहेंगे सर यहाँ पे द बुक ऑफ राम लिखे हैं, तो इस बुक के पहले आपने द लगाया, लेकिन या इसके पहले हम द क्यों नहीं लगा रहे हैं, भाई ये पूछ सकते हैं ना आप। राम्स बुक मतलब राम की बुक, तो बताइए राम है, इसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगा, ये बुक सिंगुलर है, आप बोलते हैं जो सिंगुलर नाउन आते हैं तो उनके पहले हम ए एंड या द में से कोई ना कोई एक आर्टिकल्स जरूर यूज करते हैं, यहां क्यों नहीं किया गया है। आइए इस चीज को ना थोड़ा सा हम फिर समझ लेते हैं यहां पे मिटाने के बाद। जैसे यहां मैं लिखूंगा माई बुक, क्या लिखूंगा माई बुक, तो किताब किसकी है, मेरी है, तो क्या आप बताएंगे, तो बुक के पहले जो माई आया है क्या है, आपने बोला सर एडजेक्टिव है, और इसे आप डिटरमिनर भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, तो ये डिटरमिनर की तरह काम कर रहा है,
तो वैसे अगर मैं लिखा राम्स बुक, तो राम्स बुक क्या हो गया, ये बुक एक नाउन हो गया, नाउन के पहले जो आया ये पूरा बिल्कुल माई की तरह से काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से। तो जब इस एडजेक्टिव की तरह डिटरमिनर की तरह से काम कर रहा है, तो डिटरमिनर के साथ में ए एंड द तो लगाते नहीं, तो क्या इसके साथ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे, ए एंड और द नहीं लगाएंगे, ठीक है। यह सीधा सीधा आप याद कर लेंगे कि जब कोई नाउन आएगा, नाउन पे क्या लगाएंगे, ऐसे याद करेंगे कि जब नाउन आएगा, नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, उसके बाद इसकी पोजीशन आएगी, क्या, या रुकिए, इसके बाद ना बीच में ए एन द आएगा, फिर यहां लिखेंगे पोजीशन, क्या लिखेंगे, पोजीशन। तो इस रूल पे अगर कोई सेंटेंस होगा, मतलब नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस के बाद पोजीशन, तो बीच में इसके ए एंड द नहीं लिखते, ऐसे लिख के काट लेंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि राम्स अ बुक, ये क्या होगा, गलत। डायरेक्ट लिखेंगे राम्स बुक। तो क्या आप मेरी बातें यहां तक समझ पाए? आई होप कि यहां तक समझ पाए होंगे। तो मैं सोचता हूं आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको देखते रहें।